हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द क्लास। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज check whether the relation are defined on set A which contains the elements 1 2 3 4 5 and 6 and which is defined as R is equal to A comma B such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। ठीक है ना बच्चे। तो इस बार रिलेशन R दो सेट किस सेट पर डिफाइंड है? सेट A पर डिफाइंड है। ठीक है, तो हियर इज सेट A एंड हियर इज ऑल्सो सेट A and what set A contains? Set A contains the elements from 1 to 6। ठीक है, एंड द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन R इज R के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर होगा A कॉमा B सच दैट दिस B should be equal to A plus 1। The second component is equal to first component plus 1। अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R के अंदर होगा। तो टेल मी वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो सेट है, सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट है। ठीक है ना, तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मैन्युअली फाइंड कर सकते हैं, है ना बच्चे। अगर इनफाइनाइट होता तो हम नहीं कर सकते थे। तो चलो हम क्या करते हैं, इस बार हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज़ कर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, B इक्वल टू A प्लस 1 लिखेंगे, A की वैल्यू उठा कर हम यहाँ पर डालेंगे और B फाइंड करेंगे जैसे हम पहले करते थे। याद आ रहा ना क्या कह रहा हूँ? यहाँ देखो, सो माई फॉर्मूला इज B इज इक्वल टू A प्लस 1। तो मैंने बोला था ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट कहाँ से आएगा? देखो माई सेट इज A एंड हियर इज ऑल्सो A, तो ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट इधर से आता है, सेकंड कॉम्पोनेंट इधर से आता है। ठीक है, सो माई A विल कम फ्रॉम A, B विल ऑल्सो कम फ्रॉम A। ठीक है, तो A कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 6, B कैन ऑल्सो टेक द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 6। ठीक है बच्चे। तो लेट्स सपोज पहला A का वैल्यू क्या है? द फर्स्ट वैल्यू ऑफ A इज माई 1, सो पुट A इज इक्वल टू 1। ठीक है, A की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर, तो B कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो therefore ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा बच्चे? ऑर्डर्ड पेयर इज 1, 2। याद है ना, हमने करते थे ऐसे पहले। नेक्स्ट इज पुट नेक्स्ट वैल्यू ऑफ A इज 2 को उठाकर यहाँ रखो या 2 को उठाकर यहाँ रखो, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। ऑर्डर्ड पेयर इज 2, 3। ठीक है, चलो बाकी के लिए भी करते हैं। एक बार 1 हो गया, 2 हो गया, हमें 6 तक करना है। लेट्स डू दिस क्विकली। थर्ड, पुट A इक्वल टू 3। ठीक है, कहाँ पर B इज इक्वल टू क्या था? B इक्वल टू A प्लस 1 था, याद है ना बच्चे? B इक्वल टू A प्लस 1, तो ये होगा 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो ऑर्डर्ड पेयर इज A 3 है और B कितना बच्चे? 4 है। चलो यहाँ पर और फाइंड कर लेते हैं बाकी। नेक्स्ट पुट A इज इक्वल टू 4, तो B कितना हो जाएगा? B वॉज माई A प्लस 1। मैं फिर से लिखता हूँ, B क्या था? A प्लस 1, तो यह 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। ऑर्डर्ड पेयर इज 4, 5। Fifth, put A is equal to 5. So B is my A plus 1 which is 5 plus 1 which is 6. Ordered pair हमेशा A, B होता है, तो 5, 6। Sixth, put A is equal to 6, जो लास्ट वैल्यू था। तो B कितना है बच्चे? A प्लस 1 विच इज 6 प्लस 1 विच इज 7। अरे जब A 6 है तो B 7 आ रहा है, तो कैन B be 7? क्या B 7 हो सकता है बच्चे? चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट यहाँ से ही आएगा, सेकेंड कॉम्पोनेंट भी यहाँ से आएगा, तो B was my 7। इज 7 प्रेजेंट इन सेट A? No, 7 is not present in set A. So this particular value has to be rejected। उसको रिजेक्ट कर देंगे बच्चे। ठीक है ना, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। तो फाइनली क्या लिखेंगे? therefore since, या लिखो since B cannot be 7 as 7 is not an element of
सेट ए, ठीक है। हेंस दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया। तो फाइनली क्या क्या ऑर्डर पेयर्स फॉर्म हो रहा है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये है क्या, ये सारे बन जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है बच्चे। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आर के अंदर वो ऑर्डर पेयर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आर के अंदर कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर कौन कौन से हैं, ये। तो व्हाट विल आर कंटेन, सो आर विल कंटेन दी ऑर्डर पेयर्स। व्हाट, पहला था 1, 2, सेकेंड है 2, 3, थर्ड है 3, 4, फिर है 4, 5 एंड लास्ट में क्या बच्चे 5, 6। ऑल राइट, दिस इज डन, मेन काम तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी को देख के वी आर गोइंग टू डिसाइड वेदर दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चेक करना है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या, सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ऑल दिस ऑर्डर पेयर्स शुड बी प्रेजेंट इन द रिलेशन। यहाँ तो देखो एक भी नहीं है, सो हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो लिखेंगे सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 are not element of relation R. Hence, R is not reflexive. Simple. Reflexive नहीं होगा. Next we are going to check symmetric. Symmetric के लिए कितने एलिमेंट्स रहते हैं? Symmetric के लिए 2 एलिमेंट्स रहते हैं। क्या यहाँ पर वो करने की ज़रूरत है क्या? यहाँ वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि रिलेशन के अंदर सारे ऑर्डर पेयर्स गिवन है, तो आराम से कर लेंगे। तो कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है बच्चे? अगर उसमें a, b है तो उसका उल्टा b, a होना चाहिए। तो सी हियर 1, 2 है तो उसका उल्टा 2, 1 होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। तो 1, 2 है, इसका उल्टा 2, 1। 2, 1 है क्या? नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो सिंस 1, 2 is an element of relation R, but 2, 1 is not an element of R. Hence R is not symmetric. R symmetric नहीं होगा। सिंपल है बच्चे। ओके, नेक्स्ट वी गो टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बताया बच्चे? अगर a, b है, b, c है तो फिर a, c होना चाहिए, है ना? याद आ रहा? तो लेट्स स्टार्ट। 1, 2 है, दूसरा ऑर्डर पे लेना है जो ये 2 से स्टार्ट होता हो। 1, 2 है, 2, 3 है, तो क्या होना चाहिए उसके अंदर बच्चे? 1, 3। 1, 3 है क्या? नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू राइट, हाउ टू राइट? सो वी आर गोइंग टू राइट, सॉरी, सिंस 1, 2 is an element of R, 2, 3 is also an element of R, but 1, 3 is not an element of R. 1, 2 R में है, 2, 3 भी रिलेशन R में है, लेकिन 1, 3 R में नहीं है। Hence R is not transitive या ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रांजिटिव। तो फाइनली रिलेशन है क्या? नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, तीनों में से कुछ भी नहीं है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई बात? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let R be a relation on set of all the lines on a plane defined as L1, L2 belongs to R. Double implies L1 is perpendicular to L2. Check if R is reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है लेकिन बहुत सिंपल है। रिलेशन का नाम क्या है? R है। रिलेशन R किस पर डिफाइंड है? सेट ऑफ ऑल द लाइंस ऑन ए प्लेन। प्लेन समझते हो बच्चे? जैसे ये बोर्ड प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर जितने भी लाइंस होंगे, ठीक है, जो भी लाइंस है,
ठीक है, ये प्लेन है, इस प्लेन के में जो भी लाइंस है इसका अगर मैं सेट बना दूं तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। सो व्हाट इज द सेट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लाइंस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन। इस प्लेन के ऊपर जितने भी लाइंस हैं उसका कलेक्शन, मतलब एक सेट के अंदर ये सारे लाइंस को डाल दिया, वो सेट है, ठीक है बच्चे। अब इस रिलेशन R का डेफिनेशन क्या है? सो R विल कंटेन द ऑर्डर्ड पेयर L1, L2। R वो ऑर्डर्ड पेयर L1, L2 होगा, मतलब रिलेशन R के अंदर L1, L2 ऑर्डर्ड पेयर होगा अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कंडीशन है? कि L1 शुड बी परपेंडिकुलर टू L2। अब ध्यान सुनो, रिलेशन R किस पर डिफाइंड है? सेट ऑफ ऑल दी लाइंस ऑन ए प्लेन। तो यहाँ पर ये जो सेट है इसमें सारे लाइंस हैं किसी प्लेन पर, इधर भी क्या है, यहाँ भी सारे लाइंस है किसी प्लेन पर, मतलब इधर भी लाइंस हैं इधर भी लाइंस हैं, लाइंस समझते हो ना, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है बच्चे। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है। अब मैं पूछूं ये L1 है क्या? तो L1 यहाँ से आएगा, यहाँ पर क्या है, कुछ लाइंस हैं। L2 क्या है? L2 इधर से आएगा, इधर भी क्या है, लाइंस हैं, ठीक है। सो L1 एंड L2 आर लाइंस, याद रखना ये जो L1 L2 लिखना ये लाइंस हैं। तो लाइन 1 एंड लाइन 2 का ऑर्डर्ड पेयर विल बी एलिमेंट ऑफ R अगर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। अगर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 देन ये L1, L2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन R के अंदर होगा, ठीक है बच्चे। तो हमें कौन सा ऑर्डर पेयर लेना है रिलेशन R के अंदर? वो ऑर्डर पेयर लेना है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में। तो चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है, ठीक है बच्चे। अब मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर क्या ऑर्डर पेयर बनाना पॉसिबल है क्या? लास्ट क्वेश्चन जैसा ऑर्डर पेयर फॉर्म कर सकते हैं क्या? इतने सारे लाइंस हैं, इन्फिनिट लाइंस हैं, कैसे बना लेंगे? तो यहाँ पर हम वही फंडा यूज़ करेंगे जो हम पहले यूज़ करते थे। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लेंगे, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट्स लेंगे, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है बच्चों। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सेट का कोई क्लियर नाम नहीं है, नथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड अबाउट द नेम ऑफ द लाइन। चलो उसको कुछ नाम बोल देते हैं। सो लेट कैपिटल A डिनोट्स set of all lines on a plane। किसी प्लेन के ऊपर जितनी भी लाइंस हैं उसका सेट को मैंने कैपिटल A बोल दिया ताकि मैं बार बार ये चीज़ लिखना ना पड़े मुझे, ठीक है बच्चे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी रिक्वायर? कितने एलिमेंट्स चाहिए होता है? सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए होता है। उसका नाम क्या लेते हैं? वी कैन टेक एनी नेम, A बोल दो, B बोल दो, C बोल दो, X बोल दो, Y बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। लेकिन जनरली हम क्या उसको नाम बोलेंगे, क्या एलिमेंट लेंगे? हम एलिमेंट वही लेंगे या नाम हम वही रखेंगे जो यहाँ पर मेंशन है। तो बिकॉज द नेम ऑफ द लाइंस आर L1, L2 समथिंग समथिंग, सो वी आर गोइंग टू टेक L1। तो हम एक एलिमेंट लेंगे जिसका नाम रहेगा L1। L1 है क्या? लाइन है, ठीक है। तो लेट L1 बी एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ये जो भी एलिमेंट जो भी लाइन होता है या जो भी एलिमेंट है ये होता किसका है? सेट का होता है, लिख दिया। उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद मैंने बोला था ये जो भी डेफिनेशन है उसमें हम क्या करते थे? A को A छोड़ देते थे, B को रिप्लेस करते थे A से। तो यहाँ भी वही करना है क्योंकि हमने सिर्फ एक एलिमेंट L1 लिया है, तो L1 को L1 छोड़ देंगे, L2 को रिप्लेस करेंगे L1 से। तो L1 is perpendicular to L1, line 1 is perpendicular to line 1। कोई लाइन खुद का परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? लाइन तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा। ये लाइन खुद का परपेंडिकुलर है क्या? नेवर। तो विच इज फॉल्स। तो मैंने क्या बोला था? अगर फॉल्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रू हो गया तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चे। तो L1 परपेंडिकुलर टू L1 इज फॉल्स, हेंस क्या लिखेंगे? उसके बाद बताया था हेंस L1, L2 डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। L1, L2 क्या होगा? R में नहीं होगा। तो सिंस L1, L2 डज नॉट बिलोंग टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आएगी बात, ठीक है ना। ये सब लिखा जाता है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एनडीए में या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो डायरेक्ट लिख दो, हाँ ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आगे बढ़ गए, ठीक है। ऐसा लिखेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सिमेट्रिक।
ओके सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी रिक्वायर? सिमेट्रिक में चाहिए था 2 एलिमेंट, पहले लेते थे ए एंड बी, इस बार लेंगे L1 L2, ठीक है। तो लेट L1 L2, सॉरी नॉट रिटन प्रॉपर्ली लिखेंगे इसको फिर से, सिमेट्रिक लेट L1 L2, 2 एलिमेंट ले लिया। आता कहाँ से ये बच्चे? सेट से आता है। सेट का नाम क्या था? ए था। फिर लिखते थे सच दैट क्या? L1 L2 बिलोंग्स टू R। पहले लिखते थे ना सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R, एक्स वाई बिलोंग्स टू R। फिर क्या करते थे? इस चीज़ को दोबारा लिखते थे L1 L2 बिलोंग्स टू R। उसके बाद क्या करते थे? इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या था? अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो क्वेश्चन में क्या लिखा था? L1 विल बी परपेंडिकुलर टू L2, है ना? ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्या? अगर L1 L2 रिलेशन R का एलिमेंट, रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर है या रिलेशन R का एलिमेंट है, तो फिर L1 विल बी परपेंडिकुलर टू L2। मुझे क्या चेक करना है? तो अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो मैंने बोला था क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन में हम देखेंगे क्या, अगर ये ट्रू है, इसको ट्रू मान लिया, तो हम ये देखेंगे क्या इसका उल्टा स्टेटमेंट भी सही है या नहीं है। अगर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो क्या लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1 और नॉट? अगर है तो सिमेट्रिक, नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है बच्चे, यही तो बताया था। लेट मी मूव बिट अपवर्ड्स। तो क्या मैंने बोला? तो हमें ये चेक करना है कि अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो L2 परपेंडिकुलर टू L1 होगा कि नहीं होगा। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो फिर लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, यस और नो? अरे होता ही तो है। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो वो भी स्टेटमेंट सही होगा। तो दिस इम्प्लाइज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर लाइन 2 तो लाइन 2 इज परपेंडिकुलर लाइन 1, ठीक है। तो हो गया। दिस इम्प्लाइज, जैसे मैं बोला कि अगर इसका उल्टा भी हो गया तो आप क्या लिखोगे? दिस इम्प्लाइज उल्टा L2 L1 बिलोंग्स टू R। और यही करते थे ना, अगर x y बिलोंग्स टू R, फिर डेफिनेशन लिखते थे, फिर डेफिनेशन को हम x एंड y को रिप्लेस करते थे। अगर वो सही होता था तो फिर लिखते थे देयरफॉर y x बिलोंग्स टू R। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका डेफिनेशन लिख लिया, फिर इसको उल्टा किया, उल्टा वाला भी सही आ गया, तो फिर लिखते थे हम L2 L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो सिंस स्टार्ट यहाँ से किया और यहाँ पहुँचे, सिंस L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो दिस इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R। अगर A B रिलेशन में है तो B A भी रिलेशन में है, यही चीज़ हो रही है ना। अगर L1 L2 R में है तो L2 L1 भी R में है। हैंस R इज सिमेट्रिक या सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। मैं सिमेट्रिक लिख रहा हूँ बच्चे। इसके बाद ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट्स लेंगे? तो ट्रांजिटिव में बताया था हम हमेशा लेते हैं 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स लेते हैं बच्चे? 3 एलिमेंट्स लेते हैं। एलिमेंट्स का नाम क्या क्या होगा? यहाँ L1 L2 यूज़ कर रहे हैं तो L1 L2 L3 आएगा कहाँ से? सेट A से आएगा। सो लेट L1 L2 L3 आएगा कहाँ से? सेट A से आएगा। उसके बाद क्या लिखते थे? सच दैट क्या? L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। यही करते हैं बच्चे। अब फिर ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, सिंस L1 L2 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 रिलेशन R में है तो फिर क्या? इसका डेफिनेशन लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये वाली चीज़, सिंस L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो फिर इसका डेफिनेशन L1 को L2 से रिप्लेस किया, L2 को L3 से रिप्लेस किया, तो यहाँ भी L1 रिप्लेस हो जाएगा L2 से और L2 रिप्लेस हो जाएगा L3 से, ये लिख दिया। फिर क्या करते थे? यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में करना है आपको। इसके बाद क्या करना है? तो मैंने बोला था कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? अगर A B है, B C है तो A C होना चाहिए। तो यहाँ L1 L2 है, L2 L3 है, तो फिर
फिर L1 कॉमा L3 होना चाहिए, ठीक है। अदर लैंग्वेज में अगर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3, तो लाइन 1 शुड बी परपेंडिकुलर टू लाइन 3, ठीक है ना बच्चे। L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, तो लाइन 1 L1 कॉमा L3 शुड बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए, ठीक है। तो रफ में दिखा रहा हूँ, L1 कॉमा L3 शुड बिलोंग्स टू R। अगर L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R होगा तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा जो मैंने अभी यहाँ बताया, L1 विल बी परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है। तो इन दोनों को यूज करके मुझे ये चेक करना है कि क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 और नॉट। अगर है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। 3 लाइन्स हैं L1 L2 L3, इन दोनों को ट्रू मान लिया, ये ट्रू है मान लिया, और फिर चेक करेंगे अगर ये दो ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा कि नहीं होगा। ट्रू हो गया तो ट्रांजिटिव, नहीं हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव। तो अब देखो बच्चे, लाइन 1, ये लाइन 1 है, इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, लाइन 1 ये लाइन 2, ठीक है। नाउ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर लाइन 2, लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3, लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3, लाइन 2 लाइन 3 के परपेंडिकुलर है। तो मुझे चेक करना है क्या लाइन 1 विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन 3 और नॉट। तो क्या ये लाइन 1 और लाइन 3 परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, ये तो पैरेलल हो गया बच्चे, ये तो पैरेलल हो गया, तो ऐसा होगा नहीं। तो इसका मतलब अगर ये दो सही है तो ये गलत है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी किसी केस में ये पास भी हो सकता है। अगर मैं इस लाइन को ऐसा कर दूं ना, लाइन 3 को अगर ऐसा कर दूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। लेकिन मैंने बोला था अगर एक भी कंडीशन फेल हो गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमने दिखा दिया कि अगर लाइन 1 लाइन 2 परपेंडिकुलर है, लाइन 2 लाइन 3 परपेंडिकुलर है, तो लाइन 1 लाइन 3 परपेंडिकुलर नहीं होगा, हैंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो बस इसको अपना लैंग्वेज में लिखेंगे। तो बट line 1 cannot be perpendicular to line 3, लाइन 1 लाइन 3 परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो therefore ऐसे लिखोगे L1 कॉमा L3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ R, L1 और L3 R का एलिमेंट नहीं होगा। तो बस लास्ट में फिर से डेफिनेशन, सिंस L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, फिर L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। लास्ट में डेफिनेशन हमेशा लिखना है, बट L1 कॉमा L3 डज नॉट बिलोंग टू R, hence R is not transitive, R बच्चे ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो सॉरी फॉर दैट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहला रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक क्या था? सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ओनली सिमेट्रिक, ठीक है बच्चे। लेकिन आपको ये पूरा सबको दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा सिर्फ ओनली सिमेट्रिक लिख दो, वो सिर्फ बताने के लिए है, ठीक बच्चे, समझ में आ रहा है? जल्दी से नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं और। Okay, next type of relation is called equivalence relation. What? Equivalence relation. So a relation R on set A is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. कोई भी relation अगर reflexive भी है, symmetric भी है, transitive भी है, तीनों ही है, तो वैसे relation को क्या बोलते हैं बच्चे? Equivalence relation. Is this clear to all of you? ठीक है बच्चे। तो equivalence relation से क्वेश्चन जो होंगे और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। That's it for today.